रवि अपने घर में सो रहा था और अचानक उसे एक जानवर की बहुत डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसने फिर से उस आवाज को सुना। इस बार उसे लगा जैसे कोई लोमड़ी उसके घर के आसपास है। वो डर गया और धीमे धीमे घर के बाहर जाने लगा। चलते समय उसे उसके दोस्तों की बात याद आ रही थी, जिन्होंने उसे जंगल के पास घर लेने को मना किया था। वो घर के बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसके हाथों में एक लाठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे डर से। तभी उसने जंगल में कुछ देखा और उसके हाथ से लाठी गिर गई। इसके पहले कि वो कुछ करता, किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे जंगल में ले गया। इस हादसे को बीते हुए कई दिन बीत गए और किसी को पता नहीं चला कि रवि कहाँ चला गया। आज राजकुमार अर्जुन, अरुण और अजीत बेहद खुश थे, क्योंकि उनका दूर का भाई उनसे मिलने आ रहा था। ना जाने कितने साल बीत गए थे, वो उनसे मिलने आ रहे थे। राजकुमार विजय से मिलकर जैसे पुराने बचपन के दिन वापस आ गए हों, उन्हें ऐसा आभास हो रहा था। बचपन के दिन में आप एक छोटे प्यारे बच्चे की तरह दिखते थे, लेकिन जरा आप देखिए, आपका शरीर कितना मजबूत और विशाल हो गया है। राजकुमार विजय मुस्कुराते हैं। सब यूं ही बात कर ही रहे होते हैं, तभी राजकुमार अर्जुन राजकुमार अजीत से पूछते हैं, भैया क्या हुआ, आप किस चिंता में हैं? राजकुमार अजीत बताते हैं कि कैसे राज्य से लोग गायब हो रहे हैं। पहले एक, फिर दो और ऐसे कर करके ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजकुमार विजय ने पूछा, ये लोगों का गायब होना अजीब बात है। कहीं दूसरे राज्य के गुप्तचर तो इन्हें अगवा करके लेकर तो नहीं जा रहे हैं ना? राजकुमार अजीत ने कहा कि उन्हें भी यही लग रहा था, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि उन्हें गांव से दूर जंगलों में लोगों की हड्डियां मिली हैं। तभी राजकुमार अरुण कहते हैं, भैया ये तो शायद किसी जानवर का काम लगता है। राजकुमार अजीत हाँ में जवाब देते हैं। तभी राजकुमार विजय कहते हैं, भैया आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे। ऐसा कहकर सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते समय राजकुमार विजय राजकुमार अर्जुन से पानी का ग्लास मांगते हैं। राजकुमार विजय जैसे ही पानी का ग्लास पकड़ते हैं, उनके हाथ से खून निकल आता है। वो दर्द से चीखने लगते हैं। हर कोई डर जाता है और राजकुमार अरुण उनसे पूछते हैं कि उन्हें चोट कैसे लगी, तो वो इसका कोई जवाब नहीं देते और अपने कक्ष में चले जाते हैं। सभी को राजकुमार विजय की ये बात बहुत अजीब लगती है। अगले दिन वो सब उस जानवर को फंसाने की योजना बनाते हैं, जो पूरे गांव में लोगों को मार रहा है, उनके शरीर को खाने के लिए। लेकिन वो राजकुमार विजय को इस योजना से बाहर रखते हैं, क्योंकि वो आहत थे और वो इस समय समस्या को स्वयं हल करना चाहते थे। योजना ये थी कि वो अलग अलग हो जाएंगे और हर एक जंगल के नजदीक के इलाके पर नजर रखेंगे और उस जानवर के हमला करने की प्रतीक्षा करेंगे। और जिस क्षण जानवर हमला करेगा, वो उस जानवर को पकड़ लेंगे और उसे मार देंगे। उन्होंने रात तक इंतजार किया। जैसे ही चांद दिखाई दिया, वो योजना के अनुसार जंगल के पास चले गए। वो खुद को छुपाते हैं ताकि जानवर पहले उन्हें ना पकड़ सके। राजकुमार अरुण ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वहां उन्हें किसी भी जानवर का कोई संकेत नहीं मिला, तो वो राजकुमार अरुण के यहाँ गए। राजकुमार अरुण के यहाँ भी सब कुछ शांतिपूर्ण था। यदि दोनों राजकुमार के क्षेत्रों में उस जानवर का कोई निशान नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये राजकुमार अजीत का क्षेत्र है, जहां वो जानवर आने वाला है। ऐसा सोचकर दोनों राजकुमार अजीत के क्षेत्र में जाते हैं। राजकुमार अजीत दोनों राजकुमारों को जैसे ही देखते हैं, तो दोनों को चुप रहने का इशारा कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों राजकुमार अजीत के पास आते हैं। उन दोनों के राजकुमार अजीत के पास आते ही वो दोनों भी उस जानवर की खतरनाक आवाज सुन सकते थे। वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उस जानवर की ओर बढ़ते हैं। आगे उन्होंने जो देखा वो उन्हें जीवन भर डराने के लिए काफी था।
उस जानवर के पास इंसान का शरीर और लोमड़ी का सिर था। वो सभी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके और उस जानवर ने पहले ही किसी को मार डाला था और वो उस मांस को घृणित रूप से खा रहा था। राजकुमार अजीत उस दृश्य को और अधिक नहीं देख सके और उन्होंने अपनी आग की लपटों से उस जानवर पर हमला कर दिया। वो जानवर क्रोधित हो गया और राजकुमार अजीत पर हमला कर दिया। इसी बीच राजकुमार अरुण और राजकुमार अर्जुन दूसरी तरफ उस जानवर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। वो उस भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर से लड़ रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मजबूत है। जिस क्षण ऐसा लगा कि तीनों राजकुमार युद्ध हार जाएंगे, तभी तीनों राजकुमारों के पिता वहां आ जाते हैं और राजकुमार अजीत की ओर चांदी की तलवार फेंकते हैं। राजकुमार अजीत ने तलवार पकड़ी और उस जानवर को मार डाला। पिताजी, अगर आज आप समय पे नहीं आते तो शायद हम इसे कभी नहीं मार पाते। लेकिन ये चांदी की तलवार से मरेगा, ये आपको कैसे पता चला? महाराज जवाब देते हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन वो जानवर कोई और नहीं बल्कि आपका अपना भाई राजकुमार विजय है। इस खुलासे ने तीनों राजकुमारों को सदमे में डाल दिया। महाराज ने कहा कि उन्हें अपने चचेरे भाई राजकुमार विजय के पिता से एक पत्र मिला कि राजकुमार विजय को एक श्राप मिला है और उस श्राप के कारण वो आधा इंसान और आधा भेड़िया बन गया था। और यही कारण है कि वो यहाँ हमारे राज्य में आ गए, क्योंकि उन्हें उनके राज्य में हर कोई जानता था कि वो श्रापित थे। जब मैंने देखा कि दोपहर का खाना खाते समय चांदी के गिलास को छूते ही उसे खून आने लगा, तो मैं समझ गया कि मैंने पत्र में जो कुछ भी पढ़ा वो सच था। सच जानने के बाद तीनों राजकुमारों को बेहद दुख हुआ, परंतु वो इस बात से भी संतुष्ट थे कि अब उनका भाई इस श्राप से मुक्त हो गया है। जादुई गुफा। श्यामलाल और कुंती देवी नाम के पति पत्नी एक गांव में रहा करते थे। उनका मानना यह था कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए और जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। श्यामलाल और कुंती देवी खुद भले ही गरीब थे, लेकिन वह सभी लोगों की मदद किया करते थे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। वह दोनों बहुत ही मेहनती थे। सारा दिन वह अपने खेतों में काम किया करते थे और शाम को अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी से रहा करते थे। एक दिन सेठ गजेंद्र श्यामलाल और कुंती देवी के घर उनसे पैसे मांगने के लिए आते हैं। सेठ गजेंद्र ने श्यामलाल जी को कुछ पैसे उधार दिए थे, जो कि श्यामलाल जी ने अभी तक नहीं चुकाए हैं। सेठ गजेंद्र दरवाजा खटखटाते हैं। श्यामलाल जी की पत्नी कुंती देवी दरवाजा खोलती है। सेठ गजेंद्र कहते हैं, क्या श्यामलाल जी घर पर हैं? कुंती देवी कहती हैं, नहीं, वह तो किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रखे हैं। मैंने जो पैसे दिए थे वह श्यामलाल जी कब लौटा रहे हैं? मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे तुरंत ही पैसे चाहिए। कुंती देवी कहती है, पर सेठ जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने आपसे उधार लिया था और हमने 3 महीने की आपसे मोहलत भी मांगी थी। मुझे फिलहाल पैसों की जरूरत है और मुझे तुरंत ही पैसे चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं एक एक करके तुम्हारे सारे जानवर ले जाऊंगा। जो भी गाय और बकरी या कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब मैं अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर सेठ गजेंद्र वहाँ से चले जाते हैं। कुंती देवी इस बात से बहुत परेशान होती हैं और श्यामलाल जी के घर आने का इंतजार करती हैं। श्यामलाल जी घर आ जाते हैं और कुंती देवी को परेशान देखते हैं। अरे कुंती देवी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? ये देवी सब श्यामलाल जी को बता देती हैं, जो भी सेठ गजेंद्र ने उनसे कहा। श्यामलाल जी कहते हैं, अब हम क्या करें? हमने तो 3 महीने की मोहलत मांगी थी और इतनी जल्दी हम पैसों का इंतजाम कैसे करें? इतने में लव कुश भी वहाँ पर आ जाते हैं। लव पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? श्यामलाल जी लव को सब कुछ बता देते हैं। लव कुश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और श्यामलाल जी से कहते हैं,
पिताजी आप फिक्र न करें, हम कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करते हैं। इतना कहकर लव और कुश वहाँ से चले जाते हैं। वह दोनों दिन भर इधर उधर पैसों का इंतजाम करने में लग जाते हैं, पर उन्हें पैसे कहीं से भी नहीं मिलते। वह दोनों थक हार कर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। अचानक से लव का हाथ एक पत्थर पर लगता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। लव और कुश गुफा को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में कहते हैं, लव, यह गुफा यहाँ कहाँ से आई? चलो अंदर चलकर देखते हैं। लव और कुश उस गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारा सोना दिखाई देता है और हीरे जवाहरात, कीमती आभूषण। यह देखकर वे हैरान हो जाते हैं। कुश कहता है, वाह भैया, यह तो कमाल हो गया, इतना खजाना। चलो भैया फटाफट हम यह खजाना अपने साथ ले चलते हैं। लव और कुश खजाना लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ घायल रूप में मिलता है। लव कहता है, अरे यह बूढ़ा व्यक्ति यहाँ कैसे? चलो हम पहले इसकी मदद करते हैं। कुश कहता है, भैया यह न जाने कौन है, हम इसकी मदद क्यों करें? हम फटाफट खजाना लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। लव कहता है, नहीं कुश, हमें पिताजी ने सिखाया है कि हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और इसे तो हमारी बहुत जरूरत है। अभी चलो इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और इसका इलाज करवाते हैं, बाद में हम आकर खजाना ले लेंगे। वह दोनों जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से एक देवी प्रकट होती है। वह देवी लव और कुश से कहती है, मैं शाप के कारण यहाँ कई सालों से इस गुफा में बंद थी और जब तक कोई अच्छे दिल का इंसान मुझे इस गुफा से आजाद नहीं कराता, तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी। और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं धन की देवी हूँ। यह सारा खजाना अब तुम्हारा हुआ, चाहे उतना खजाना ले लो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब लव और कुश खजाना लेकर अपने घर आते हैं और अपने माँ पिताजी को खजाने के बारे में और उस देवी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस देवी की मदद की और बदले में उन्हें यह खजाना मिला। लव और कुश के माता पिता श्यामलाल जी और कुंती देवी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिक्षा, अगर आप अच्छे मन से किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में दया का भाव रखना जरूरी है। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।